हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर क्लास है हमारी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए पीवाईक्यू सीरीज, जो कि यूजीसी नेट दिसंबर में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी फॉर्म निकले हुए हैं। आपने फॉर्म अगर नहीं डाला है तो फॉर्म भर लेना। और पेपर आपका जनवरी में होने वाला है, 1 से 19 जनवरी तक की इसमें डेट दी हुई है। बाकी आगे पीछे होता है, वैसे तो होता नहीं है यूजीसी नेट का। एनटीए एक बार जो दे देता है वही रहता है। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। ये हमारी क्लास 6th है, मैं आपको बता देती हूँ। जो थंबनेल है उसको देख कर डरना नहीं, ठीक है। ये हमारी क्लास नंबर है 6th, ठीक है। और इससे पहले हम क्लास 5 हमारी हो चुकी हैं पीवाईक्यू की, जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, मतलब नहीं बनी हुई है, आज मैं बना दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको चेक कर लेना, मतलब चेक क्या करना है, पढ़ लेना, क्योंकि पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नीचे आपको 2 कथन दिए हुए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो कथन फर्स्ट दे रखा है, भारत जैसे देश में, है ना, भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा का वित्त पोषण संसाधनों की उपलब्धता और अन्य वित्तीय निहितार्थों पर निर्भर करता है। भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा का वित्त पोषण संसाधनों की उपलब्धता और अन्य वित्तीय निहितार्थों पर क्या करता है, निर्भर करता है, ऐसा बोला गया है। कथन सेकंड आपको दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्चतर शिक्षा का निधियन एवं वित्तीयन भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वितीय अंगक अर्थात उच्च शिक्षा अनुदान परिषद द्वारा किया जाएगा। देखो, जो यूजीसी का पेपर होता है वो क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग होते हैं, तो इसलिए इन लॉन्ग क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। आई होप आपको आवाज़ वगैरह सब अच्छी आ रही होगी। वैसे मैं चेक कर रही हूँ साथ के साथ, तो आवाज़ अच्छी आ रही है, ठीक है ना। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है मुझे इस आवाज़ को सही लाने के लिए, लेकिन आप प्लीज़ अगर सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो सारी मेहनत सफल हो जानी है। तो चलते हैं हम अपने दोनों इसको देखते हैं कथन को, कि कौन सा कथन सही है और कौन सा हमारा गलत है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका पहला, देखो पहला जो कथन है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। पहला कथन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो कथन दूसरा है वो हमारा रॉन्ग है। और वो कैसे रॉन्ग है, इसमें बता रखा है, भारत जैसा जो देश है, मतलब एक विशाल देश, ठीक है, भारत जैसे विशाल देश में, या फिर आप समझ सकते हैं जो भी हमारा देश है, उच्च शिक्षा का जो वित्त पोषण है वो संसाधनों की उपलब्धता और अन्य वित्तीय निहितार्थों पर निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है 100%, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला हमारा कथन है वो रॉन्ग है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कथन फर्स्ट सही है, लेकिन जो कथन सेकंड है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी प्रकाशित शोध आलेख के संदर्भ में डीओआई का विस्तृत रूप, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। किसी प्रकाशित शोध आलेख के संदर्भ में डीओआई का विस्तृत रूप क्या है? डेटा ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, डेटा ऑब्जेक्ट इंटरफेस या डिजिटल ऑब्जेक्ट इंटरफेस। तो किसी प्रकाशित शोध आलेख के संदर्भ में डीओआई का विस्तृत रूप आपसे पूछ रहा है, तो बताइए कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर आपको पता है, आपने थोड़े बहुत भी किए हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं इसका क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो ये हमारा बी सही है, मैं आपको बता देती हूँ, डिजिटल ऑब्जेक्ट इंटरफायर, ठीक है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है, और आइडेंटिफायर ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, डीओआई की फुल फॉर्म है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, तो मुक्त, कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय इसके अकॉर्डिंग मतलब स्थापित किया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद, या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली,
या और इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर, यशवंत राज चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक। ठीक है, इसमें 4 इनके नाम दे रखे हैं, तो बताना है आपको इसमें से कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय जो कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम पढ़ चुके हैं, थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ। आपने थ्योरी क्लासेज अगर नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, और इसकी भी मैं आज बना दूंगी। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, इसमें देखो बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, इसे 1986 के तहत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तरह से संबद्ध हैं, मतलब एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि दोनों तो सत्य नहीं हो सकते और ना ही दोनों असत्य हो सकते हैं। दोनों सत्य भी नहीं हो सकते और दोनों असत्य भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो दो कौन से कथन है जो इस तरह से संबद्ध हैं? सभी स्तनपायी कशेरुकी हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये स्तनपायी हैं और यहाँ पर दे रखा है ये सभी क्या हैं? कशेरुकी हैं। इस तरह से ये सॉल्व किए जाते हैं। सभी स्तनपायी कशेरुकी हैं या कुछ स्तनपायी कशेरुकी हैं, कुछ स्तनपायी कशेरुकी नहीं है, कोई भी स्तनपायी कशेरुकी नहीं है। देखो अगर इसमें ये दे रखा है सभी स्तनपायी क्या हैं? कशेरुकी हैं। सभी स्तनपायी क्या हैं? कशेरुकी हैं। और इसमें एक तरफ ये भी दे रखा है कुछ स्तनपायी कशेरुकी नहीं है, है ना। तो ये दोनों भी क्या नहीं हो सकते, ना तो दोनों सत्य हो सकते हैं और ना ही दोनों असत्य हो सकते हैं। या कुछ स्तनपायी अगर कशेरुकी हैं, कुछ स्तनपायी क्या हैं? कशेरुकी हैं। ठीक है, कुछ स्तनपायी क्या हैं? कशेरुकी हैं। कोई भी स्तनपायी कशेरुकी नहीं है। ये भी क्या नहीं हो सकते? सत्य या असत्य नहीं हो सकते। मतलब आप समझ रहे हो इसका कि सभी स्तनपायी सभी स्तनपायी कशेरुकी हैं, कुछ स्तनपायी कशेरुकी हैं या कुछ स्तनपायी कशेरुकी नहीं हैं। ये तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो देखो बिल्कुल या तो दोनों सत्य भी हो सकते हैं और दोनों असत्य भी हो सकते हैं। दोनों सत्य बात है, ये तो कोई हो ही नहीं, मिल ही नहीं सकते, है ना। और ए और डी भी नहीं। इसमें आंसर आएगा हमारा बी और डी। कैसे? कुछ स्तनपायी कशेरुकी हैं, कुछ स्तनपायी मतलब ये स्तनपायी हैं और ये कशेरुकी हैं। कुछ स्तनपायी कशेरुकी हैं, कोई भी स्तनपायी कशेरुकी नहीं है। ये दोनों सत्य भी नहीं हो सकते और दोनों असत्य भी नहीं हो सकते। अगर कुछ स्तनपायी कशेरुकी हैं, ये स्तनपायी कशेरुकी हैं, तो कुछ नहीं में आना चाहिए था, है ना। बी और सी आना चाहिए था अगर दोनों ये सत्य हो जाते। लेकिन ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। हमारा बी और डी यहाँ पे सही होने वाला है। राजनीतिक स्थिरता आर्थिक प्रगति के लिए अपरिहार्य है। राजनीतिक स्थिरता आर्थिक प्रगति के लिए अपरिहार्य है, क्योंकि आर्थिक प्रगति केवल राजनीतिक स्थिरता के साधनों से ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, राजनीतिक स्थिरता आर्थिक प्रगति के लिए अपरिहार्य है, क्योंकि जो आर्थिक प्रगति है वो केवल राजनीतिक स्थिरता के साधनों से ही प्राप्त की जा सकती है। इस कथन में कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है? इसमें तर्क दोष पूछा गया है। हर सेट में आपको एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिल रहा है, हर बार मिल रहा है। तो इसमें से कौन सा है? राजनीतिक स्थिरता आर्थिक प्रगति के लिए अपरिहार्य है, अपरिहार्य है। और इसमें कौन सा दोष दे रखा है? स्लीपरी स्लोप यानी कि फिसलन युक्त ढलान, भ्रामक संकेत रेड हेरिंग, अविचारित सामान्यकरण हेस्टी जनरलाइजेशन, बैगिंग द क्वेश्चन। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें आत्माश्रय दोष है। कौन सा है? आत्माश्रय दोष है। आत्माश्रय दोष एक ऐसा तर्क दोष होता है जो तब उत्पन्न होता है जब निष्कर्ष आधार वाक्यों में पहले से ही निहित होता है। ठीक है, ये बताया गया है। आत्माश्रय दोष क्या होता है? ये एक ऐसा तर्क दोष होता है जो तब उत्पन्न होता है जब निष्कर्ष आधार वाक्यों में पहले से ही क्या होता है? निहित होता है। ठीक है, ये आत्माश्रय दोष वहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे दो कथन दे रखे हैं। देखो कथन वाले क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2023 और जून में बहुत सारे पूछे गए हैं।
ये एक ही सेट के क्वेश्चन है, तो इसमें कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो आप इसी तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। आप देखो चाहे सारी थ्योरी पढ़ लें, बहुत अच्छे से पढ़ लें, लेकिन फिर भी आपके लिए ये सेट करने बहुत ज़रूरी है। पेपर फर्स्ट के करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन और लैंग्वेज इस तरीके की होती है कि आप थ्योरी पढ़कर सीधा इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कथन इसमें कथन फर्स्ट क्या है? कथन फर्स्ट दे रखा है, संप्रेषण लोगों के सांस्कृतिक आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। जो संप्रेषण होता है वो लोगों के सांस्कृतिक आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। और दूसरा कथन यहाँ पर दे रखा है हमें, संप्रेषण सामाजिक जीवन के निर्माण के लिए एक अंतर्भूत प्रथा है। जो संप्रेषण है वो सामाजिक जीवन के निर्माण के लिए एक अंतर्भूत प्रथा है। इनमें से दोनों कथनों में से आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। संप्रेषण जो होता है वो सामाजिक जीवन के निर्माण के लिए एक अंतर्भूत प्रथा है। लेकिन इसमें जो फर्स्ट कथन दे रखा है, संप्रेषण लोगों के सांस्कृतिक आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है। प्रदर्शित नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, प्रदर्शित कर सकता है। तो इसमें फर्स्ट कथन हमारा गलत है और दूसरा वाला सही है। तो ये डी ऑप्शन दे रखा है, डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज़, मुझे पता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये रखी है। इसका एक निश्चित टाइम मैं आपको बता दूंगी किस टाइम लूँगी। अभी थोड़ा सा बस मैं चेक कर रही थी कि सही हो रहा है सब कुछ, तो मैं इसकी लाइव क्लास का टाइम आपको मिल जाएगा जल्दी ही। जिन विद्यार्थियों ने टाइपराइटर पर टंकन करना सीखा, टंकन का मतलब होता है टाइपिंग। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने टाइपराइटर पर टंकन करना सीखा है, जब वे इस कौशल का अंतरण कंप्यूटर कीबोर्ड पर टंकन करने के लिए करते हैं तो यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? जिन विद्यार्थियों ने टाइपराइटर पर टाइपिंग सीखी है और जब वे इस कौशल मतलब जब वो टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड पर, तो ये किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? दूर अंतरण, फायर ट्रांसफर, हाई रोड ट्रांसफर यानी कि उच्च मार्ग अंतरण, नियर ट्रांसफर निकट अंतरण, या फिर लो रोड ट्रांसफर। इस प्रकार की इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये होता है, देखो उसने टाइपिंग तो सीखी है, कहीं भी सीखी हो, चाहे टाइपिंग सीखी है, तो ये होता है नियर ट्रांसफर यानी कि निकट अंतरण। दोनों पास पास की चीज़ें हैं, चाहे तुम टाइपराइटर पे टाइपिंग करो या फिर कीबोर्ड पे करो, है ना, चाहे लैपटॉप पे करो, चाहे फिर अलग से कीबोर्ड पे करो, चाहे कैसे भी करो, चाहे फ़ोन में करो। तो ये नियर ट्रांसफर के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। वन मिनट, हाँ ये है 7 क्वेश्चन। किसी शोध अध्ययन में जनित आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर की पहचान करनी है आपको। किसी शोध अध्ययन में जनित आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर की पहचान करनी है। देखो ये थोड़ा सा यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है ना, इसका क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता, तो कम से कम 1-2 बार इसको पढ़ लेना। वहाँ पे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी कर पाएंगे, तभी समझ में आता है। तो यहाँ पे SPSS और आइथेंटिकेट, मिनी टैब या R, तो इसमें से कौन सा हमारा जो करेक्ट होगा? इसमें यहाँ पे देखो विकल्प भी दे रखे हैं, अभी मुझे लगा था इसका आंसर नहीं है, ये 8 नहीं है, ये 7 के क्या है विकल्प है। ठीक है, तो 7 के विकल्प दे रखे हैं। कौन से विकल्प हैं जो यहाँ पर सही होने वाले हैं? देख लेते हैं एक बार कि आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारा SPSS, मिनी टैब और R, ये तीनों ही सही है, यानी कि A, C और D। ठीक है, SPSS, मिनी टैब और R ये क्या है? आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर है। A, C और D हमारा C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो 8 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर मिस हो गया है, कोई बात नहीं, 8 नंबर मिस है, यही 8 है, तो इसको ही लगा लीजिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, फिर दोबारा से कथन वाला क्वेश्चन है। एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में है। यहाँ पर एक अभिकथन दे रखा है और दूसरा कारण दे रखा है, तो आपको बताना है वायु के गुणवत्ता की निगरानी हेतु, ठीक है, वायु के गुणवत्ता की निगरानी हेतु अध्ययन के लिए कुल निलंबित कणों TSP की तुलना में PM10 को वरीयता दी जाती है। ये कह रहा है कि वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए
निगरानी के अध्ययन के लिए कुल निलंबित कणों जो टीएसपी होते हैं, टीएसपी की तुलना में PM10 को वरीयता दी जाती है। कारण दे रखा है क्योंकि 10 माइक्रोन से बड़े कण 10 माइक्रोन से बड़े कण विविक्त वायु प्रदूषण के संभावित स्वास्थ्य प्रभावों के बेहतर सूचक हैं। जो 10 माइक्रोन होते हैं, 10 माइक्रोन से बड़े कण विविक्त वायु प्रदूषण के संभावित स्वास्थ्य प्रभावों के बेहतर सूचक हैं, इसने ऐसा बोला है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें देखो, इसमें जो दे रखा है बेहतर सूचक है, तो ये तो है रॉन्ग, इसमें कारण गलत है, लेकिन जो अभी कथन है वो बिल्कुल करेक्ट है। वायु की गुणवत्ता की निगरानी हेतु अध्ययन के लिए कुल निलंबित कणों टीएसपी की तुलना में PM10 को वरीयता दी जाती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, इसमें ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। थोड़ा सा नोट मैंने यहाँ पर दे रखा है, व्याख्या इस क्वेश्चन की, क्योंकि जरूरी थी आपको समझाने के लिए। कहाँ गई, ये रही। वायु की गुणवत्ता की निगरानी हेतु अध्ययन के लिए कुल निलंबित कणों यानी कि टीएसपी की फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तुलना में PM10 को वरीयता दी जाती है क्योंकि PM10 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले निलंबित बेहद छोटे कणों का वर्णन करता है। क्या करता है, छोटे कणों का वर्णन करता है, जबकि टीएसपी 100 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले निलंबित कणों का वर्णन करता है। इसलिए जो कथन है वो फर्स्ट सत्य है। 10 माइक्रोन से छोटे कण विविक्त वायु प्रदूषण के संभावित स्वास्थ्य प्रभावों के बेहतर सूचक होते हैं क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि ये गले नाक से होते हुए फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और स्वास्थ्य पर क्या करते हैं, गंभीर प्रभाव डालते हैं। उसमें दे रखा था स्वास्थ्य के लिए बेहतर सूचक हैं, तो वो वहीं से ही गलत हो गया था। हमारा जो कारण है वो इसीलिए गलत हो गया था। 10 माइक्रोन से बड़े कण आमतौर पर हेतु मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव से नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि हमारा 9 क्वेश्चन है लेकिन 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं आपको। कथन फर्स्ट है, गूगल एक वेब सर्च इंजन है जबकि गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। गूगल एक वेब सर्च इंजन है जबकि गूगल क्रोम, ठीक है, ये गूगल क्रोम की बात हो रही है और ये गूगल की बात हो रही है, दोनों अलग अलग हैं। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। कथन सेकंड दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब सर्च इंजन है जबकि माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक वेब ब्राउजर है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको उत्तर का चयन करना है, कौन सा हमारा सही है। तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल क्या बता रहा है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों को क्या बता रहा है, सर्च इंजन है ना। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट है, ये एक सर्च इंजन नहीं है, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, जबकि पहला तो बिल्कुल सही है। गूगल आपने देखा होगा वेब सर्च इंजन है, हम सीधा जाते हैं गूगल पे, क्या करते हैं, सर्च करते हैं, कोई भी हमें जानकारी चाहिए तो, लेकिन वो जानकारी कहाँ पे जाके खुलती है, तो ब्राउजर में जाके खुलती है, गूगल क्रोम में खुलती है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो इसमें बी ऑप्शन दे रखा है, मतलब कथन सेकंड दे रखा है, वो हमारा रॉन्ग है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब सर्च इंजन है जबकि माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक वेब ब्राउजर है, ये गलत है। ठीक है, ये हमारा गलत है। इसके बारे में भी थोड़ी सी मैंने व्याख्या दी हुई है, अगर इसको हम देखें तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, और व्याख्या इसकी जरूरी थी, मैंने इसलिए रख दी थोड़ी सी बस। सर्च इंजन और वेब ब्राउजर पूरी तरह से अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। जहां सर्च इंजन इंटरनेट पर कुछ जानकारी सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है, वहीं दूसरी ओर वेब ब्राउजर का उपयोग वेब पेज और HTML फाइलों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। ठीक है, वेब ब्राउजर का प्रयोग वेब पेज तक और HTML फाइलों तक पहुंचने के लिए किया जाता है, इसमें दे रखा है। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 यानी कि जो 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अकादमिक लेखन में प्रयुक्त देखिए संक्षिप्त के अर्थ का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो बताना, यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया था, थोड़ा सा मेरे भी समझ में नहीं आया पहले तो ये क्या कह रहा है ना। तो निम्नलिखित में जो कौन सा शब्द है, इसमें जो ये दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि
देखिए और क्या देखिए, मतलब ये कॉमा यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। तो देखिए यानी कि VIDE संक्षिप्त के अर्थ का सही प्रतिनिधित्व करता है अगेंस्ट विरुद्ध, विड्थ यानी कि चौड़ाई, रेफर टू संदर्भ, या नेमली नामत है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है? तो ये इसके लिए रेफर टू के लिए, किसके लिए? रेफर टू के लिए ये प्रतिनिधित्व करता है, रेफर टू, ठीक है, संदर्भ के लिए क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वयं निर्देशित अधिगम के प्रति विद्यार्थी की प्रतिबद्धता, संलग्नता और अध्यवसाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक बल है? स्वयं निर्देशित अधिगम के प्रति विद्यार्थी की प्रतिबद्धता, संलग्नता और अध्यवसाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक बल है? आसक्ति, फिक्सेशन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, या अधिसंज्ञान, मेटा कॉग्निशन और असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन। तो इनमें से कौन सा सही होगा? यहाँ पर स्वयं निर्देशित की बात कर रहा है, तो ये कर रहा है अभिप्रेरणा की बात, यानी कि मोटिवेशन की बात कर रहा है, ठीक है। स्वयं निर्देशित अगर कोई खुद से ही मतलब निर्देशन प्राप्त करके खुद से ही अपनी प्रेरणा से ही वो कुछ पढ़ रहा है, कुछ सीख रहा है, कुछ कर रहा है, किसी चीज़ में लगा हुआ है, तो ये अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, थोड़ा सा ये मैथ का है ना, ज़्यादा कठिन नहीं है। जिनको मैथ आता है उनके लिए तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, मेरे जैसे के लिए कठिन होता है, लेकिन कोई नहीं, हमें इस तरह के क्वेश्चन से भी डील करना ही है ना। मेरे हर सेट में आपको 2-3 मैथ के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। 3 संख्याओं का योग दे रखा है जो कि कितना है? 124 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच जो है अनुपात वो कितना है? 2:3 है। और दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात कितना है? तो 7:9 है। तो तीसरी संख्या पूछिए आपसे, है ना। तीसरी संख्या क्या होगी? यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि 2 संख्याओं का योग आपको कितना दे रखा है? 124 दे रखा है, ठीक है। और वो संख्या हमें अभी पता नहीं है पहली दूसरी का योग कितना दे रखा है। यहाँ पे पहली और दूसरी का दे रखा है 2:3 और दूसरी और तीसरी के बीच जो अनुपात है वो कितना है? तो 7 कितना है? 9 है, क्योंकि ये दूसरी वाली है ना, ये दूसरी पूछी है। यहाँ पर भी दूसरी दे रखी है और यहाँ पर भी दूसरी दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? देखो 2:3, इसको एक बार हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, और 7:9 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि हम 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो 7 2 जा कितना हुआ? इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा आ जाएगा। यहाँ पे कर देती हूँ बाद में, नहीं भाई वो उसका हिस्सा है। ये कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और 14 के बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? रेशियो लगा लीजिए आप यहाँ पर, 21 आ जाएगा। 7 3 जा 21 होते हैं। और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 9 से, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, ठीक है। 27 आ जाएगा। और अब इसके बाद कैसे करेंगे आप इसको? 27 आ जाएगा और तीनों का योग कितना हो गया? यानी कि अब हमारे पास कितनी कौन कौन सी संख्याएं आ गई हैं? हमारे पास आ गई हैं, कहाँ पे? यहाँ पे लिख देती हूँ, 14 और 20 रेशियो 21 और रेशियो 27, ठीक है। 27 और इनका सबका योग कितना आ गया है? 124 आ गया है। अब 124 से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपको रेशियो सॉल्व करना आता ही होगा, वो थोड़ा सा मैंने बताया है कि ऐसे करने हैं। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। इन तीनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। कितना आएगा? 62। और 62 के बाद में x लगा लेंगे, मतलब x हमारी संख्या है, और इक्वल करेंगे 124। जब इसको 62 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2। और 2 आने के बाद में क्या करेंगे? 2 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 14 21 और 27 को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है ना, कौन सी पूछ रहा है? तीसरी संख्या आपसे पूछ रहा है ना। तो तीसरी संख्या हमारी कितनी देर की? यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे भी ऐसे ही समझ में आता है ना, थोड़ा सा करके देखती हूँ तभी समझ में आता है। आप भी ऐसे करके सॉल्व करके देख लेना।
हो सकता है आप मैथ वगैरह के कहीं से क्वेश्चन कर लेना, मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो मैं करा ही रही हूँ, लेकिन आप जो कहीं से भी अगर डीआई वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लेना है ना, मैं तो बार बार बोलती हूँ आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर किसी वस्तु का लागत मूल्य, किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना है, इसकी बिक्री के अंकित मूल्य का, नहीं कर रहा है, आने दो। किसी वस्तु का लागत मूल्य इसकी बिक्री के अंकित मूल्य का 75% है। 15% की छूट देने के पश्चात व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, है ना। ये क्या पूछ रहा है कि लागत मूल्य उसकी बिक्री के अंकित मूल्य का मतलब होता है जो प्रिंटेड है उसके ऊपर, वो 75% है, ठीक है। 15% की छूट देने के पश्चात व्यापारी को कितने % का लाभ होगा। तो चलो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो अंकित मूल्य है वो कितना है, मैं बोल रही हूँ उसको सुन लेना, है ना, मैं पूरा लिखूंगी नहीं। तो ये कितना आ गया, 100 आ गया। और जो क्रय मूल्य है, यानी कि जो खरीदने का मूल्य है वो कितना है, खरीदने का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो 100 × 75/100, ये इससे कट जाएगा तो ये 70 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमारा कैसे आ जाएगा, देखो 100 में से आप क्या करोगे, 15 को माइनस करेंगे, 100 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 85 रुपये आ जाएगा। अगर 15% की छूट दी है, यानी कि 100 में से 15% की छूट लगा करके 15, आप सीधा 15 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 85 रुपीज़। और लाभ की अगर बात यहाँ पे हो रही है तो लाभ कितना हो गया, अब लाभ कितना हो गया, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ उसे, तो 85 में से क्या माइनस करना है आपको, 75 माइनस करना है। क्यों, क्योंकि 75 यहाँ पर हमें दे रखा है, ठीक है, जो उसका क्या है क्रय मूल्य है वो 75 है, तो उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 85 में से 75 गया तो कितना बचा, 10 बचा, है ना, 10। और अब 10 को आप निकाल सकते हो, 10%, अब हमें 10% मिल गया ना, 10 रुपीज़, तो 10 कितना होता है, 100 के 10 कितना होगा उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, 10/75 और यहाँ पे कर देंगे 100। अब आप इसको कट शॉर्ट कर सकते हो, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा 13 होल 1/3%, ठीक है, जब इसको करेंगे तो, क्योंकि 25 तिया 75 और 25 चौका 100 ऐसे करके निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप एक बार करके देख लेना, ठीक है। मैं तो बस थोड़ा बहुत ही करती हूँ मैथ हर पेपर के लिए, लेकिन हाँ मैं उतना कर लेती हूँ कि मेरा पेपर पास हो जाए बस, क्योंकि ज़्यादा मैथ नहीं आता। बाकी के सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, SST साइंस सब बहुत अच्छे से मतलब कर लेती हूँ, ठीक ठाक बढ़िया हैं सब, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है तो बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है, लेकिन मैथ में थोड़ा दिमाग कम चलता है। चलो कोई नहीं, आगे क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देख के भागना मत, जो भी देख रहे हैं या जो भी देखें बाद में, देख तो अभी एक ही बच्चा रहा है, एक या दो बच्चे देख रहे हैं शायद, तो कोई बात नहीं, आप बाद में जो भी देखते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करना, जो भी आपके यार रिश्तेदार दोस्त कहीं भी जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास ये रहने वाली है। यहाँ पर हमें मिलान करना है, सैडलर आयोग दे रखा है हार्टोंग समिति, ठीक है, और भाई ये ऊपर नीचे आ जाता है ना, बड़ा गड़बड़ करता है। और राधा कृष्णन आयोग भारत में शिक्षा पर व्यापक रिपोर्ट, यशपाल समिति ये नीचे भाग गया है लेकिन ये यहाँ का बंदा है ना, कोलकाता विश्वविद्यालय का कार्यकरण। अब हमें यहाँ पर इनका क्या करना है, मिलान करना है, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। देखो सैडलर आयोग जो है भाई, एक मिनट कहाँ जा रहा है, सैडलर आयोग क्या है, ये कलकत्ता जो विश्वविद्यालय है ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय का कार्यकरण है, ठीक है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। और हार्टोंग समिति की अगर बात करें तो भारत में शिक्षा पर व्यापक रिपोर्ट की बात करता है, ये हार्टोंग समिति है। क्या है ये, हार्टोंग समिति। भारत में शिक्षा पर व्यापक रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी, तो ये हार्टोंग समिति थी। और राधा कृष्णन आयोग की अगर हम बात करें तो ये भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग
आयोग था जिसने यूजीसी नेट बनाने का क्या किया था, मतलब अपनी तरफ से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, एक बनाने का फैसला किया था कि एक ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा ग्रांट कमीशन होना चाहिए जो कि सारे मतलब कॉलेज विश्वविद्यालय उनके ऊपर हो, है ना। और यशपाल समिति की अगर बात करें तो यशपाल समिति यूजीसी और AICTE का कार्यकरण करता है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। और इस प्रकार से देखो राधाकृष्णन आयोग है जो बना था 1948-49 में, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हार्टोंग समिति जो है, हार्टोंग समिति ये जरूर याद रख लेना, इनका ये पूछा जाता हार्टोंग समिति कब बनी थी, तो 1929 में। और सैडलर आयोग की बात करें तो ये 1917 में बना था। सैडलर आयोग 1917 में बना था, ठीक है, तो ये भी जरूर याद रख लेना। सैडलर आयोग में बोल रही हूँ, उसको सुन लेना। कलकत्ता विश्वविद्यालय का कार्यकरण ये सैडलर आयोग का काम था। हार्टोंग समिति ने भारत में शिक्षा पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और राधाकृष्णन आयोग भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, ठीक है। और यशपाल समिति ने क्या किया था, यूजीसी और AICTE, ये जो फर्स्ट दे रखा है ये डी से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा इस प्रकार। तो आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। जो बच्चे बाद में देखें आप ज़रूर प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताना, तभी मैं टाइम इसका निश्चित करूँगी। अगर आप बताना चाहते हैं तो मुझे बताइए कौन सा टाइम रखूँ, लेकिन 3 बजे से पहले पहले का ये टाइम होना चाहिए, क्योंकि एक क्लास मुझे शाम को हिंदी की लगानी है और वो टाइम मैं अभी देख रही हूँ मुझे कौन सा टाइम सूट करता है, तो थोड़ा सा देख रही हूँ मैं उसको भी, है ना। अभी टाइम उस तरीके से सेट नहीं हो पा रहा कि मैं एक टाइम निश्चित कर दूँ, लेकिन हाँ 3 बजे से पहले पहले कर दूँगी। चलिए ओके बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। 1 महीना है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, थोड़ा शादी वादियों में कम घूमना, बढ़िया तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो एक ही बार में आपका पेपर निकल जाएगा, है ना। मैंने भी ऐसे ही निकाला था बिल्कुल, एक एक जो पेपर दिया है ना आज तक उसके लिए सिर्फ एक बार ही मेहनत की है, दोबारा करती नहीं हूँ। एक बार CTET, UP TET, HTET, चाहे सेट रीट कुछ भी हो, UGC नेट, मतलब सबके लिए एक एक बार तैयारी की है बस, एक एक 2 महीने के लिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती, क्योंकि फिर दोबारा मैं भरती नहीं हूँ उसको, क्यों बेकार में पैसे खर्च करना। तो आप ऐसे तैयारी करिए कि आपको दोबारा ज़रूरत ही ना पड़े। चलते हैं, ओके टेक केयर बाय, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।